गुड आफ्टरनून एवरीवन। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 7 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आज 12वां लेक्चर होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए, तो तीव्रता निकालने से पहले हम लोग को यहाँ पे परिनालिका के बारे में जानना पहले जरूरी है कि परिनालिका होती क्या है। तो यहाँ पर हम लोग पहले परिनालिका को समझते हैं। परिनालिका सोलेनॉइड क्या है, तो देखिएगा यह एक स्प्रिंग नुमा संरचना होती है। और ये संरचना जो होती है स्प्रिंग नुमा, ये किसी अचालक पदार्थ के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अचालक पदार्थ के ऊपर, अचालक पदार्थ की बेलनाकार आकृति के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है, और ये जो है ये आपका चालक तार होगा, जिसको लपेटा गया वो चालक तार होता है। तो जब किसी चालक तार को हम एक अचालक पदार्थ की बेलनाकार आकृति के ऊपर क्या करते हैं, लपेट देते हैं स्प्रिंग नुमा आकृति में, तो वह क्या बन जाता है, वह बन जाता है परिनालिका। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। जब लपेटने के बाद अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखेगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही आकृति जो है ये सोलेनॉइड की है, ऐसे। ठीक है, तो दोनों ही आकृति आप बना सकते हैं जो जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यही आपका क्या है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है। इसमें एक बात और आपको जाननी है क्या, कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर और चुंबकीय पदार्थ भी हो सकता है, और चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं इसके अंदर। और कोई पदार्थ ना भी लेना चाहें तब भी ये हो सकता है, यानी कि इसके अंदर एयर हो, ये भी पॉसिबल है, ऐसी संरचना भी। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो ये जो है आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पे परिनालिका को, ये जो है मतलब बहुत जगह इसका यूज भी होता है। जैसे डूरबेल होती है, वहां पर भी जो है परिनालिका का यूज होता है। ठीक है, आप लोग ने रेडियो के अंदर भी देखा होगा, रेडियो अगर कभी खोला होगा तो उसके अंदर भी क्या है, एक ऐसा ही रिले लगा होता है। ठीक है, तो मतलब वो आगे पीछे करता है, तो हमारे चैनल्स जो है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। तो वो एक्चुअली में परिनालिका नहीं होती, वो रिले होता है, लेकिन उसी की तरह इसकी भी संरचना होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, परिनालिका जो है उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि क्या है परिनालिका। ठीक है, यानी कि जब किसी अचालक पदार्थ की बेलनाकार आकृति के ऊपर चालक तार को लपेट दिया जाए स्प्रिंग नुमा आकृति में, तो जो प्राप्त होता है वह एक सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका होता है। ठीक है, इसके अंदर एयर भी हो सकता है, और चुंबकीय पदार्थ भी हो सकता है, या चुंबकीय पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहाँ चुंबकीय, मतलब होता तो चारों ओर है, लेकिन हम लोग बात करते हैं ज्यादातर अंदर। इसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि बाहर भी होता है, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं होगा। तो इसके अंदर और बाहर दोनों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, दोनों तरफ। लेकिन बात यह है कि अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता काफी अधिक होती है, लेकिन बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता कम होती है। तो इस तरह से ये आपका हो गया इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो आपको अगर ये आकृति बनानी है
तो आप बना लीजिए। इस तरह से डॉटेड लाइन से ये दिखा रहा है चारों चुंबकीय क्षेत्र को, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, कहाँ, इसके चारों ओर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर। इसका मतलब ये है कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो तो ये फिर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। दूसरी बात ये भी जान लीजिए इसके बारे में कि परिनालिका जो है ये किसकी तरह काम करता है, तो एक छड़ चुंबक की तरह काम करता है। छड़ चुंबक यानी कि नॉर्मल जो चुंबक होते हैं, ठीक है, जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल होता है, तो ठीक इसी तरह से इसमें भी क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो ये ठीक इसी छड़ चुंबक की तरह, छड़ चुंबक की तरह ही क्या करता है, व्यवहार करना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी कि उसकी तरह ही काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही फिर विद्युत धारा प्रवाहित करना हम बंद कर देते हैं तो ये क्या होता है, और चुंबकीय हो जाता है, यानी कि इसमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है बच्चों, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसके कारण जिस तरह से छड़ चुंबक में एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है, तो इसमें भी एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ जो है ये डेवलप हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी परिनालिका के बारे में। और इसके बारे में एक बात और कि हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न चले कि भाई एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, तो ये कैसे पता चलेगा किधर नॉर्थ और किधर साउथ। तो आपको बता दें कि प्रयोग के आधार पर ये पाया गया क्या कि जैसे ये हमने एक परिनालिका ली, यहाँ पर हम बना लेते हैं परिनालिका एक छोटा सा, वहां पर आप देख लीजिए, ये परिनालिका जैसे हमने ली परिनालिका, इसमें जैसे ही इसको हम एक बैटरी से जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बैटरी से जोड़ते हैं तो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव देते हैं। तो पॉजिटिव से क्या होता है कि ये विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये आई फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरफ आई जा रहा होता है उधर नॉर्थ होता है और उसके अपोजिट में साउथ होता है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में अगर पता करना है तो सिंपली आपको क्या देखना है कि धारा किधर जा रही है। तो जिस तरफ धारा जा रही है सीधे समझ लीजिए उधर नॉर्थ है, ठीक है, उधर नॉर्थ है, और जिधर से जा रही है उधर साउथ है। मान लीजिए बैटरी को हमने बदल भी दिया, ठीक है, अगर बैटरी हमने बदल दिया, ऐसे कर दिया, तो अब बताइए कि धारा किधर से किधर जाएगी। सॉरी, बैटरी को बदल देते हैं, पलट देते हैं, यानी कि हमने बैटरी को पलट दिया, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव कर दिया। अब क्या होगा, धारा इधर से इधर जाएगी ऐसे, तो क्या अभी भी नॉर्थ इधर रहेगा? नहीं बच्चे, ये बदल जाएगा। अब ये नॉर्थ इधर नहीं, इधर अब साउथ हो जाएगा और इधर नॉर्थ हो जाएगा। तो अगर चाहें तो इसकी दिशा के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, और जो बातें हमने बताई आप उसको लिख सकते हैं अपने पॉइंट के रूप में। तो ये तो बात हो गई परिनालिका के बारे में, ठीक है बच्चों। तो परिनालिका जो है इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है कि जहां पर भी हमें छड़ चुंबक की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि ये छड़ चुंबक कैसा है, एक परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि ये स्थायी है, स्थायी चुंबक है ये, ठीक है, ये कैसा चुंबक है, स्थायी चुंबक है। तो मान लीजिए कि जहां पर भी हमें एक चुंबक की आवश्यकता होती है लेकिन स्थायी रूप से नहीं, ऐसे चुंबक की आवश्यकता कि जिसको हम अपने जरूरत के अनुसार चुंबक बना सकें, या फिर जरूरत नहीं है तो उसको अचुंबकीय स्थिति में ला सकें। तो ऐसा करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पर स्थायी चुंबक का प्रयोग ना करके हम लोग प्रयोग करते हैं इस परिनालिका का, जो कि बिल्कुल छड़ चुंबक की तरह, स्थायी चुंबक की तरह होता है, ठीक है। और जब जरूरत होती है तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इसके चार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हमें जरूरत खत्म हो जाती है हमारी, तो क्या होता है कि ये विद्युत धारा जो है प्रवाहित होना बंद हो जाती है, और फिर ये जो है न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि अब इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है, ना ही नॉर्थ होता है ना ही साउथ होता है, ठीक है। जैसे कि हम थोड़ा सा समझें अगर प्रैक्टिकली, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, जो हम लोग के घरों पे लगा होता है दरवाजे पर, तो जैसे हम बटन दबाते हैं तो वहां पर जो है
जहां भी बेल होता है वहां साउंड आना शुरू हो जाता है। तो ये कैसे हुआ, साउंड आना शुरू हुआ कि जैसे हमने इसको जो है स्विच ऑन किया, वैसे ही वो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और जैसे करंट फ्लो होती है वैसे ही ये चुंबक की तरफ व्यवहार करने लगता है। और इसमें क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में, इसमें किस तरह से व्यवहार करता है। होता ये है कि जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे व्यवहार करता है। उसमें होता क्या है कि जैसे ये एक आकृति बनी हुई है, क्षणनुमा आकृति होती है इस तरह से, इसमें बीच में एक हम वो ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, यहाँ पे हमने एक बेलनाकार आकृति ली और उसके ऊपर हमने क्या किया, ये एक वायर लपेट दिया। ये वायर जो है कॉपर वायर है मान लीजिए, क्योंकि ये चालक तार है। और ये जो हमने बेलनाकार आकृति ली है ये प्लास्टिक की है, ठीक है, क्योंकि हमें अचालक पदार्थ लेना है। अब इसमें मान लीजिए कि हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। नॉर्मली मैं आपको समझा रहा है, ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित की। लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित जब करते हैं तो इसमें एक सेटअप होता है क्या, इसके अंदर मान लीजिए हमने एक और चुंबकीय पदार्थ लिया। कैसा पदार्थ लिया, चुंबकीय पदार्थ। तो भाई चुंबकीय पदार्थ है, तो अभी ये तो चुंबकीय पदार्थ था, लेकिन ये क्या है, देखिए चुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं, तो ऐसा नहीं कि चुंबकीय पदार्थ हम सिर्फ चुंबक वाले पदार्थ को कहते हैं, ऐसा नहीं है। चुंबकीय पदार्थ क्या, लोहा भी क्या है, चुंबकीय पदार्थ ही है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि जिसमें भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो सकता है वो सभी चुंबकीय पदार्थ है। जैसे लोहा, वो भी चुंबकीय पदार्थ है। तो ये मान लेते हैं लोहे का ही एक रॉड टाइप का है, ठीक है। ये लोहे की छड़ है, मान लीजिए लोहे की छड़ या कील, लोहे की कील कर लेते हैं इसको, ठीक है। कील नुमा आकृति, लोहे की कील है ये, ठीक है। अब जैसे ही हमने क्या किया, इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं इस तरह से की। अब जैसे ही हमने स्विच को, यहाँ पे जो स्विच हमने लिया है, इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और एक तरफ इसके इस परिणालिका का एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ, इधर साउथ इधर नॉर्थ उत्पन्न होगा। तो जैसे ही इसमें साउथ और नॉर्थ उत्पन्न होगा तो ठीक ये जो इसके अंदर रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होगा कि आपका ये जो है छड़, लोहे की कील, इस पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और ये आगे पीछे करना शुरू कर देगा। जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पर जो भी चीज लगी होती है वो टकराना शुरू कर देता है, उससे आवाज आना शुरू हो जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक बेल जो है थोड़ा सा अलग और हाई टेक्नोलॉजी के बन रहे हैं, लेकिन पहले के जो बेल होते थे उसमें डेफिनेटली, अभी के बेल में मिले या ना मिले पता नहीं, लेकिन पहले के बेल में आपको ये टेक्नोलॉजी जरूर मिलती, ठीक है बच्चों। चलिए, तो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे ये नॉर्थ और साउथ हुआ तो उसी तरह से इसमें भी नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाता है, और जैसे नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाता है तो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का काम शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था सारी बात परिणालिका के लिए। अब हमें यहाँ पर जो मेन हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमें मेनली जो है इस परिणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि आखिर अगर इस परिणालिका में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह किन किन बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला निकालना है, उसी फॉर्मूले के द्वारा हमें पता चल पाएगा कि वह किन किन बातों पर निर्भर करेगा, और फिर उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिर वो हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसको जो लिखना लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा जो है फिगर बना लिया परिणालिका का, क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है तो इसको समझना भी है। तो इसमें पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी लिख लेते हैं, मतलब इसके बारे में लिख लेते हैं कि माना एक धारावाही परिणालिका है जिसमें हमने धारा कितनी ली, आई एम्पियर, तो जिसमें आई
एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें प्रति एकांक तार की लंबाई में फेरों की संख्या n है। धारा प्रवाहित होने पर इसके अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक की बात हो गई। अब देखिए क्लियर है सब कुछ। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें जो फेरों की संख्या है वो प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, n फेरे, यानी कि 1 मीटर अगर लंबा है तार है तो 1 मीटर के तार से n फेरे बनाए जा रहे हैं। n फेरे कहने का मतलब है 5 फेरे भी हो सकते हैं, 10 फेरे भी हो सकते हैं, 20 फेरे भी हो सकते हैं, मतलब जितना है उतना, मतलब जो भी बना है, ठीक है, वो हो सकता है। और जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो इसके अंदर और बाहर क्या होता है, यानी कि अंदर यहाँ पर और बाहर यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बात क्लियर है। अब एक बात और क्या है, प्रयोग में ही देखा गया कि इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान क्या होता है, थोड़ा कम होता है, मतलब इसकी अपेक्षा में बहुत कम होता है, जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लिख ही लेते हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है जबकि परिनालिका के बाहर बहुत कम, लगभग उपेक्षणीय होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की भी। लेकिन हमने जो है बताया आपको कि क्या चाहिए हम लोगों को, हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला के लिए अब क्या करेंगे, तो भाई किस नियम से हम इस पर बाकी काम कर सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने अभी तक जो है बेसिक 2 नियम पढ़े हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और धारा के बीच संबंध निकालने के लिए। एक नियम हमने पढ़ा था बायो-सैवर्ट का नियम और दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम। तो यहाँ पर कौन सा नियम हम लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो जानिए। यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए धारा के साथ उसका संबंध बताने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे कौन सा नियम, तो एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम लिखेंगे। इससे पहले हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने से पहले हमें एक काम और करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक जो है आकृति लेंगे ABCD कुछ इस तरह की। ठीक है, A, यहाँ पे B, यहाँ पे C कहेंगे,
साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, सी और यहाँ पे डी। तो ये जो हमने एक आकृति ली है, ठीक है, ये आकृति क्यों ली है वो आपको आगे अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी आकृति की मदद से देखिए, क्योंकि जो परिनालिका है ये बहुत लंबी है, ठीक है, कितनी बड़ी है, हम लोग पूरी परिनालिका के लिए नहीं ज्ञात कर रहे हैं, हम लोग इसके बीच में, परिनालिका के बीच में किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या किसी खास एरिया के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हमने बीच में एक छोटा सा क्या ले लिया, एक एरिया लिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं, परिनालिका में यानी परिनालिका के अंदर कर लेते हैं, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक ABCD आयताकार आकृति लेंगे जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है। चलिए ये भी बात हमें बता दी, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है वैसे हमने एक आकृति ले ली, और इसी आकृति के लिए हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आकृति, नीचे लिखेंगे पहले कौन से नियम, अब बात कर रहे हैं कि कौन सा नियम लगाने जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग लगाने जा रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से एरिया ABCD में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको पहले आप लोग एक काम कीजिए, पहले लिख लीजिए एम्पियर के परिपथीय नियम से एरिया ABCD में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, यहाँ पर के लिए लिख लेते हैं, तीव्रता के लिए, क्योंकि सीधे तीव्रता भी नहीं लिखेंगे, तीव्रता के लिए हमें एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है। तो चलिए देखते हैं, तो पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, तो मिटा रहे हैं इसको, इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए भाई एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था, चुंबकीय क्षेत्र की, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, रेखीय के लिए हमने डीएल लिया, समाकलन इंटीग्रेशन बराबर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के म्यू नॉट गुना, ठीक है, यही है हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं एरिया ABCD, तो यहाँ पर ये जो है देखिए, ये जो गोल आप देख रहे हैं ना आकृति, इसका मतलब क्लोज एरिया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग किसके निकालने जा रहे हैं, क्लोज एरिया। तो वो क्लोज एरिया कौन सा है, ABCD, तो यहाँ पर ABCD ले लेते हैं, तो ABCD हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो I होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो I हम जितना भी लेंगे तो वो क्या होगा, सिर्फ I नहीं, I तो ये रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर एक वायर में I है, तो हर एक वायर का I जो है इतने एरिया पर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, इसलिए I ना लेकर के हम लोग यहाँ पर लेंगे I टोटल, ठीक है। तो अब ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया
जो हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम से लिखते हैं, वो लिख लिया। अब बात ये आती है, हमको तो फाइनली निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बी के लिए फॉर्मूला, और उसी बी के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, एम्पियर के परिपथीय नियम से। और इसमें दो वेरिएशन है, ठीक है, दो वेरिएशन क्या है, ये ए बी सी डी। तो पहले हम ए बी सी डी जो एरिया है इसके लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पूरे इस एरिया के लिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं, और आई टोटल भी निकालेंगे। तो पहले काम करते हैं कि आई टोटल कितना होगा वो ले लेते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, आई टोटल आपको अगर हम बता दें कि कितना होगा, तो देखिए भाई तार जो है उसमें कितने फेरे हैं भाई, अगर हम एक टर्न लेते हैं तो ये आई हो गया, दो टर्न लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है, अगर उतना ही धारा प्रवाहित हो रहा है तो। तीन टर्न लेंगे इसी का तो 3i हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी फेरे हैं उतना तो i होगा ही होगा। तो जो ये i है बेसिक i, इस i में किसका गुना हो जाएगा, n का, ठीक है। और साथ में अब देखिए, तो भाई ये n जो है ये 1 मीटर की लंबाई में जितने फेरे थे उतना है, लेकिन मान लीजिए जो एरिया हमने एबीसीडी लिया है इसमें हमको थोड़ी पता है कि लंबाई कितनी है, हम 1 ही मीटर ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो तार की जो भी लंबाई होगी, ठीक है, उसका हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हम एल का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आया NIL, यही क्या है, आई टोटल। तो अब इसकी जगह पर, आई टोटल की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए आई कौन सा है, बेसिक आई है। अब इसमें क्या है कि देखिए इस एरिया के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बहुत सारे टर्न आ रहे हैं। तो जितने टर्न आएंगे एन टर्न लिख लेते हैं, ठीक है, एन आई कर दिया हमने एन टर्न के लिए। और ध्यान रहे कि जो टर्न है तो यहाँ पर हम एन टर्न करते हैं, तो एन जो था वो 1 मीटर लंबाई में जितने टर्न बने थे, कि 1 मीटर लंबा तार लिए उसमें 5 टर्न बने कि 10 टर्न बने कि 20 टर्न बने, ठीक है। लेकिन अगर लंबाई ज्यादा हुई तार की तो फिर टर्न भी बढ़ेगा। तो इसीलिए लंबाई जो है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है, तो लंबाई हमने एल ले ली, जो भी रहेगी लंबाई वो हम ले सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो 1 है, दिया गया है, मान लीजिए 5 मीटर लंबा कह दिया, तो भाई 5 मीटर लंबे में जो है, तो भाई 1 मीटर लंबे में 5 टर्न अगर है तो 5 मीटर लंबे तार में कितने टर्न होंगे, तो 5 को 5 से गुना करना होगा, 25 टर्न, ठीक है। मान लीजिए अगर 1 मीटर लंबे तार में 10 टर्न है और हमने 2 मीटर लंबा तार लिया है तो उसमें कितने टर्न होंगे, तो उसमें हो जाएंगे 10 गुना 20 टर्न। तो इसीलिए हम एल्काइल मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जा करके यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है इसको जो प्रभावित करेगा ये आई, तो ये आई अकेला, ये धारा प्रवाहित होने वाला आई नहीं, ये टोटल आई प्रभावित करेगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे तार हैं, ठीक है, एक ही रहता तब ना एक प्रभावित करता, लेकिन बहुत सारे, इसलिए आई टोटल लिया और आई टोटल कितना आ गया, NIL आ गया, ठीक है। तो चलिए अब ये क्लियर हो गया। अब दूसरी आती है जो एरिया एबीसीडी लिए हम, तो इस एरिया एबीसीडी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे। तो पार्ट क्या टूटेगा भाई, पहले AB के लिए निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर, फिर BC के लिए निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर CD के लिए निकालेंगे और फिर AD के लिए निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको अगर आगे एक्सप्लेन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का रूल है कि ये क्या होता है, बाय पार्ट टूट सकता है, और तोड़ करके वापस से सबको अगर हम जोड़ दें तो वो उतना ही आता है जितना टोटल का आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, ये लिखेंगे AB, इंटीग्रेशन AB B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है। या एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, समीकरण 1। अब ठीक है, अब मैथमेटिक्स के नियम से जो है इसको तोड़ते हैं। पहले इंटीग्रेशन ABCD B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, देखिए अभी हम इसको जो है वेक्टर में रहने देते हैं, ये AB B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन BC AB फिर BC,
बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फिर प्लस इंटीग्रेशन सी डी, ठीक है, सी डी, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर और फिर इंटीग्रेशन, इसको भी मिटा देते हैं, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये हो जाएगा डी ए, यहाँ से डी ए, ठीक है, स्मॉल ले रहे थे तो स्मॉल लेंगे डी ए, ठीक है। तो इस तरह से इसके बराबर में ये सब आ गया, तो इस सब का पहले मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए बी के लिए इंटीग्रेशन, तो अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक काम करते हैं इसको पूरा लेंथ में लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, इंटीग्रेशन बी सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फिर प्लस इंटीग्रेशन डी ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। पहले इसको समझते हैं कि अच्छा इसको हमने ऐसे क्यों लिखा। तो देखिए क्या समझिएगा, यहाँ पर हमको जो समाकलन करना है वो कैसा, परिभाषा क्या कहता है, एम्पीयर का परिपथीय नियम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये तो पूरा एरिया है ना, ए बी सी डी, तो भाई एरिया का समाकलन नहीं करना है हमको रेखीय समाकलन करना है, मतलब रेखा का समाकलन करना है। तो रेखा कौन सी होगी, ये ए बी एक रेखा होगी, बी सी एक रेखा होगी, सी डी एक रेखा होगी और डी ए एक रेखा होगी। तो इसीलिए हमने इसको रेखा में कन्वर्ट कर दिया और अब इसका समाकलन करेंगे हम लोग रेखा में कन्वर्ट करने के बाद। अब जब समाकलन करेंगे तो कैसे होगा, जरा सा देखिएगा आप लोग। पहले तो इसको वेक्टर के रूप से हम लोग इसके फॉर्मूले वाले रूप में लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा ए बी बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है, बी सी बी डी एल कॉस थीटा, सब में वही हो जाएगा इंटीग्रेशन सी ए बी डॉट डी एल कॉस थीटा फिर प्लस इंटीग्रेशन डी ए बी बी डॉट डी एल कॉस थीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सब जब एक जैसा है तो इसको एक जैसा हम एक साथ क्यों नहीं लिख ले। तो देखिए बच्चों यहाँ पे थीटा सब वेरिएबल है, थीटा 1 इसको लिखेंगे, थीटा 2 लिखेंगे, इसको थीटा 3 लिखेंगे, इसको थीटा 4 लिखेंगे, क्योंकि ये थीटा क्या है, ये थीटा है बी और डीएल के बीच बनने वाला कोण। तो बी और डीएल के बीच सभी जगह पर, क्योंकि ये डीएल मतलब लंबाई किसकी, ये ए से बी तक की लंबाई, तो इसमें जो एंगल बनेगा किसके किसके बीच, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा वही एंगल है थीटा 1। यहाँ पर जो थीटा 2 होगा वो जो है वो भी बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, तो इसके कारण जो बी वेक्टर होगा वो और डीएल वेक्टर जो होगा वो, उसके लिए हमें निकालना है। फिर सी ए के लिए निकालना है, ठीक है, सॉरी सी डी है ना, सी डी के लिए निकालना है और फिर डी ए के लिए निकालना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे सबका हमने अलग अलग लिया, क्योंकि यहाँ पर अब बात करेंगे कि सबका एंगल थीटा 1 और थीटा 2 और थीटा 3 का और थीटा 4 का मान क्या होगा, तो देखते चलते हैं। अब देखिए थीटा 1 की बात करते हैं, तो थीटा 1 जो है यानी कि ए बी के लिए, तो ए बी के लिए थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री। क्यों हो जाएगा 0 डिग्री, ये समझिएगा, चूंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर की दिशा समान है, ठीक है, यानी कि यहां पर अब कहोगे सर जी कैसे ये ए बी में बी वेक्टर और डीएल वेक्टर की दिशा समान हो गई। तो देखिए आपका चालक तार कैसे है, चालक तार कुछ इस तरह से, मतलब ये इस तरह से अगर खड़ा मान ले ऐसे लपेटा गया है तो चालक तार भाई ऐसे हो गया, मतलब ये गोल आकृति ऐसे है, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें, एक मिनट रुक जाइए, कुछ चाहिए हमें, ठीक है, देखते हैं। देखिए बच्चों, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास
ये एक क्या है, बेलनाकार आकृति है प्लास्टिक की, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, ऐसे करके हमने तार को लपेट दिया बिल्कुल सटा के, देखिएगा। तो ये क्या बन गया इस तरह से लाइन से, ठीक है। जो स्प्रिंग नुमा, हमें स्प्रिंग नुमा आकृति बना देनी है, ठीक है। एक के ऊपर एक को नहीं लपेटना है, लाइन से जो है लपेटते जाना है और एक ही लेयर की लाइन बनती चली जाएगी। और इस तरह से देख सकते होंगे आप लोग। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो हमने बना लिया, ठीक है। ये बना लिया हमने क्या, तो भाई परिनालिका बन गई, इसे पूरा लपेटा रहेगा तो ये भाई परिनालिका बन गई, ठीक है। देखिए इसके जो है 2 तार आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि उसमें दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये 2 तार यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये और ये इधर, ठीक है। अब भाई यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा गैप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे, बस काफ़ी है। चलिए देखिए ऐसे है, ऐसे हमने आकृति बनाई है तो समझाने के लिए। लेकिन आकृति कैसी बनानी है, परिणालिका की बिल्कुल सटा सटा के, जैसा कि हमने पहले बनाया था। अभी समझाना है अभी तो इसलिए। अब देखिए इसमें जो है क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से खड़ा है ना। अब इसमें यानी कि ये इस तरह से ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसे है। अब इसमें धारा किधर प्रवाहित हो रही, नीचे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो धारा की दिशा में अंगूठा रखे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ हो गई इसके अंदर इस तरह से, जो ब्लैक वाला मार्कर है इसकी तरह से हो गई, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि धारा की दिशा जो है इधर है, तार की लंबाई किधर है, नीचे की हो। तो जिधर लंबाई होता है उधर ही डीएल होता है, ठीक है। मतलब उसके लंबवत डीएल होता है, डीएल वेक्टर। तो भाई तार ऐसे है तो इसका डीएल वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। तो इसका डीएल वेक्टर, क्योंकि इस तरफ तार ऐसे से लपेटते हुए जा रहे हैं, तो डीएल वेक्टर भी इसका इस तरफ। तो डीएल वेक्टर और कौन, आपका डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दिशा क्या हो गई, एक ही हो गई। तो इसलिए ये 0 डिग्री। नेक्स्ट जो है, अब बात करते हैं किसकी, अभी हम लोग देखते हैं, बात करेंगे हम लोग किसकी बात करते हैं, एक मिनट देखिए, देखते हैं यहाँ पे देखिएगा। हाँ, अब बात करेंगे बीसी के लिए। बीसी के लिए θ2 बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री कैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि अब इसके लिए हमें देखना है, पहले हमें किसके लिए देखना था, इसके लिए देखना था। तो इसके लिए जो दिशा हो गई वो क्या थी भाई, सॉरी ए बी के लिए दिशा देखनी थी ना। तो ए बी के लिए जो ए बी ऐसे है तो इसका डीएल वेक्टर भी कुछ ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी वेक्टर इधर ही। तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दिशा एक ही हो गई, ये इस तरफ ही है ऐसे। अब देखिए बीसी के लिए, बीसी की दिशा ऐसे है तो इसका डीएल कैसे हो गया, डीएल वेक्टर ऐसे हो गया ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किधर है इसकी, ठीक है, उसकी दिशा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। ये बी वेक्टर इधर है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच कितना कोण बना, θ2, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक इसी तरह से CD के लिए भी कितना हो जाएगा, CD के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर की दिशा एक दूसरे के क्या है, लंबवत, एक दूसरे के लंबवत है। अब बात करते हैं CD के लिए। CD के लिए θ3 बराबर क्या हो जाएगा, तो ठीक देखिए इसके ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और इसकी दिशा इधर हो जाएगी तो यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे DA के लिए। DA के लिए θ4, इसका मान कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका मान हो जाएगा DA के लिए फिर 90 डिग्री, क्योंकि ये फिर इसके समानता है तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका सबका एंगल। अब क्या करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, अब सबका मान रखेंगे। तो पहले लिख लीजिए फिर देखते हैं हम लोग, चलिए ठीक है, लिख लिए। अब देखिए सबका मान रखते हैं इसमें, ठीक है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर यानी कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं,
क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकाल रहे हैं किसके लिए, ए बी सी डी के लिए, जो कि आने वाला है कितना, तो इसके लिए हो गया इंटीग्रेशन ए बी बी डी एल कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन बी सी ये बी डी एल कॉस 90 डिग्री, फिर प्लस इंटीग्रेशन सी डी बी डी एल कॉस 180 डिग्री और फिर इंटीग्रेशन फिर डी ए बी डी एल कॉस 90 डिग्री। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में। अब जो है, अब ये रख दिया, अब नीचे वाले को हम मिटा लेते हैं। तो नीचे वाले को मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नीचे वाले को मिटा लेंगे तो अब बी डी एल कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1, तो ये आ जाएगा ए बी वाला जो है वो हो जाएगा बी डी एल। ठीक है, प्लस ये बी सी वाला जो है ये क्या बन जाएगा, ठीक है, बी सी वाला ये ए बी वाला था, ये बी सी वाला, ठीक है, ये हो जाएगा 0। कैसे, तो बी डी एल कॉस 90 का मान कितना 0, तो 0 का फिर से गुना होगा तो 0, फिर प्लस 180 है तो इसका मान हो जाएगा माइनस का बी डी एल, ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 होता है, और ये सी डी का हो गया, और फिर प्लस में इंटीग्रेशन ये 0 हो जाएगा, कौन, डी ए, ये आ गया आपका। अब देखिए ये सब आ गया मान, अब क्या है, इसको मिटा देने, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए अब जो है क्या करना है हमें, ये तो मान ले लिया हम लोगों ने। अब देखिए ये जो सी डी वाला है, चूंकि सी डी परिनालिका के कहाँ है, परिनालिका के बाहर है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय मतलब इग्नोर किया जा सकता है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो बाकी फाइनली क्या बचा, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, बराबर कितना, इंटीग्रेशन बी डीएल। ठीक है, इसको इतना ही रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब कहोगे सर जी इसके बदले तो ये खुद ही आया, तो डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते थे। तो बच्चे कुछ भी लिखा जाता है, कुछ भी, क्यों डेरिवेशन कर रहे हैं ना, खाली फॉर्मूला थोड़ी बताना है हमें, तो डेरिवेशन में हमको कंसेप्ट देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहा था एरिया, तो एरिया के लिए हमने क्या किया, उसके लंबाई से इंटीग्रेशन करते हुए हमने इस एरिया के लिए अलग अलग इंटीग्रल पार्ट के द्वारा हमने इस पूरे एरिया वाले के लिए हमने सिर्फ, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन कैसा करना था भाई, रेखीय समाकलन करना था। ठीक है, लीनियर इंटीग्रेशन करना था, तो लीनियर इंटीग्रेशन हमने किया, और तब जाकर के इसके बदले ये आया है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे, बिना कंसेप्ट के हम लोग नहीं चल सकते। ठीक है, तो इसके बदले ये आया है। अब इसको उठा करके हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, इसकी जगह पर, और यहाँ पर भी। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या होगा भाई, समीकरण 1 से ये होगा कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एन आई एल। ठीक है, आई टोटल की जगह पर। तो इस तरह से ये आ गया हमारा समीकरण 1 से। अब क्या करना है भाई, हमको फाइनली चाहिए क्या, बी। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होना है, डीएल का होना है, बी कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करेगा। इसको लिख लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं हम। चलिए अब देखिए क्या होगा आगे, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक एक चीज बताने में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन बी बाहर कर देंगे डीएल बराबर म्यू नॉट एन आई एल। ठीक है, जब इंटीग्रेशन डीएल करेंगे तो हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन, ठीक है, dx अगर है तो इसका मान आता है x, अगर इंटीग्रेशन dy है तो इसका मान आता है y, अगर इंटीग्रेशन d थीटा है तो इसका मान आता है थीटा। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन dl है तो इसका मान क्या आएगा, b इंटू एल बराबर म्यू नॉट एन आई एल। अब यहाँ से l से l तो क्या हो गया, कट गया, तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। यही आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए, परिनालिका के लिए। लेकिन यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब परिनालिका के अंदर क्या हो, हवा या निर्वात हो।
ठीक है, ये तब के लिए है। ठीक है, तो यानी कि फिर एक कंडीशन लग गई है कि अगर मान लीजिए कोई माध्यम रहेगा, ये सब लिख लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि यदि परिनालिका के अंदर म्यू आर चुंबकशीलता का कोई पदार्थ भरा है तो B बराबर क्या हो जाएगा? तो भाई हमने बताया था कि म्यू नॉट के साथ ही क्या आ जाएगा, म्यू आर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू आई, ये आपका फॉर्मूला हो गया अगर कोई माध्यम है तो। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, यानी कि B बराबर म्यू एन आई लिख सकते हैं हम लोग। तो माध्यम रहने पर म्यू एन आई, और अगर हवा है तो म्यू नॉट एन आई, और म्यू बराबर क्या, ठीक है, तो चूंकि म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये परिनालिका यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, किसका, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक यानी कि डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया, और हम लोग का फॉर्मूला बहुत ही आसान सा आया है, म्यू नॉट एन आई आया है। आपको ये याद रखना है, माध्यम जब आ जाएगा तो म्यू नॉट आर से गुना कर देना है, किसके साथ, म्यू नॉट के साथ ही, और ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है समझने में तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक एक पॉइंट आपको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर कर दिया है, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अपने तरफ से तो हमने कर दिया, बाकी अगर आपको तब भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद, और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, हमारा लेक्चर पूरा देखा, और अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप हमें जो है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ यानी कि नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के साथ बने रहिए। धन्यवाद।